हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की हम राजन सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। इसमें हम सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा। मतलब एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दी हुई हैं। अब पूछा है कि इसमें कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, या सब विषमबाहु त्रिभुज होगा, या त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब भुजा दी हुई होती है तो त्रिभुज का एक नियम होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए बाकी जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनके योगफल से। तो इसका मतलब 8 जो है सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू इन दोनों भुजाओं के योगफल से कम होनी चाहिए। तो 3 + 5, तो ये तो 8 बनना है। तो इसीलिए अगर ये भुजाएं, इनका जो जोड़ है इससे बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, तभी त्रिभुज बन सकता है। अगर इसके बराबर आया, अगर इससे कम आया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आई है, तो इसलिए ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर द। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन्हें हम 1 2 3 4 5 ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए आ, या वा √2, या 7 3.5, या द 0। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है वो है ऑप्शन नंबर आ, दो संख्या प्राकृतिक संख्या है। और वहीं हम √2 देखें तो √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और ये तो दशमलव संख्या है। जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या होता है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन नंबर आ सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है 22/7, ऑप्शन नंबर वा है पाई, और सा है 0.69, और दा है 5/√16। तो परिमेय संख्या देखनी है हमें। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पूछा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको भी हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, 22/7 को भी। और लेकिन वा को हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन पाई की जो वैल्यू है उसको तो लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे, लेकिन पाई को हम नहीं लिख सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर वा, कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर वही पूछा जाए जैसे कि 22/7 परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। वैसे अगर 0.69 को हम अंश बटे हर के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 0.69। जब हम दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिख देते हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं तो उसमें 0 लगा देते हैं। तो 69/100 ये बन गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बा, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका वह होता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक हमें दिया हुआ है, तो जो उसमें चर की वैल्यूज होती है, तो चर की वैल्यूज होती है किसी भी मान के लिए उसका दोनों जो पक्ष होते हैं RHS और LHS दोनों बराबर हों, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो, तो वह चर की किसी भी वैल्यूज के लिए तो वह एक सर्वसमीका कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर आ में, अगर
यहाँ पे चर क्या है, एक्स, मतलब चर वह होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो ये तो समीकरण ही नहीं बन सकता, क्योंकि जहाँ बराबर का चिन्ह होता है वही सर्वसमीका या समीकरण बन सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर बा में है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, 2x+1 बराबर 2x+2। तो अगर अगर हम इसको लिखें तो 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2x प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 बराबर 2x+2। तो ये तो बराबर हो रहा है। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो दोनों पद बराबर आएंगे। मान के चलिए x की वैल्यू हम 1 लिख लेते हैं, 1 रखते हैं, तो कितना बनेगा, 2 × 1 + 2 बराबर 2 × 1 + 2। तो इक्वल ही आएगा, 2 + 2 बराबर 2 + 2, तो 4 = 4। तो ये बराबर आ रहा है। तो ये तो हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं में क्या है, 4x बराबर 2x+6। अब हम इसमें रख के देखते हैं कि x की वैल्यू मान के चलिए हम 1 रखते हैं, तो क्या ये इक्वेशन बराबर हो रही है, दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो रहा है क्या। सो देखते हैं, 4 × 1 बराबर 2 × 1 + 6। तो ये कितने, 4 बराबर 2 + 6, 4 बराबर कितना, 2 + 6 8 हो रहा है। ये 4 बराबर, ये RHS बराबर LHS नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब दा देखते हैं, दा में अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या होता है, 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 बराबर, ये कितना आएगा इधर, 6 - 3 इंटू 1 कर देंगे x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 5 = 6 - 3, तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर 3। लेकिन ये भी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर वा इज द करेक्ट आंसर। तो सर्व सभी का क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बा, 2 × x+2 = 2x+2 एक सर्व समीका है। हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3x+2 बराबर 81 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे है कि 3 की पावर x+2 है, 2 बराबर 81 है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, देखते हैं, ये घातांक का क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो बेस की वैल्यू है कितनी है, 3। इधर जो संख्या होती है उसको भी हम इसकी बेस की वैल्यू में ही बेस बनाकर और उसके ऊपर घात लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 है। अब हमें इस संख्या को उन संख्याओं में तोड़ना है, तो 3 की घात में बनाना है इस संख्या को, में 81 को, जिसका जो बेस है वो 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो हम 81 के गुणनखंड करते हैं, वही सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, उससे नहीं कटेगा, फिर उससे बड़ी, तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 ढंग 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब ये पूरा पूरा कट गया। अब इसके गुणनखंड आ गए, 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 की पावर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 3 4 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 लिख देंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3x+2 बराबर 81 को हम तोड़ लेंगे 3 की पावर 4 में। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो ये 81 ही आएगा। देखिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये 3 की पावर 4 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये जो बेस है ये बराबर हो गए हैं, यहाँ भी 3 की पावर x+2 है, यहाँ भी 3 की पावर 4 है। तो हम क्या करते हैं इसमें, फिर हम जो घात होती है उनको बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 इन दोनों की घातों को बराबर लिख लेंगे, बराबर 4। इसकी घात कितनी, x+2, और इसकी घात कितनी है, 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 4, ये 2 इधर है तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2। तो x की जो मान है वो कितना आया, 2। तो ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.000001 का वर्ग रूप क्या है। तो इसमें क्या है, ये वर्गमूल तो दिया हुआ है संख्या का, इसका वर्ग रूप निकालना है हमें। जैसे कि अगर कह दें कि कोई संख्या 4 है तो इसका वर्ग रूप बताइए, तो इसका वर्ग रूप क्या होगा, 2 की पावर 2। ऐसे ही हमें ये करना है।
तो ये जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं इस टाइप की, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर इनका वर्ग रूप निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितनी भी दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं उनका आधा करके दशमलव लगा देते हैं, फिर उनका वर्ग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 संख्याएं रखेंगे, 0.00, तीसरी संख्या 1, इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा है, 0.01। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3y-4 ब्रैकेट 1 -5/-4 का मान कितना होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे 3/-4 है, 3/-4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/-4। जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट जब अंदर जाएगी तो इन दोनों के जो चिन्ह है उनको बदल देगी, माइनस होगा तो प्लस कर देगी, प्लस होगा तो माइनस कर देगा। तो चलिए माइनस को लेकर चलते हैं अंदर, इसमें तो माइनस है यहाँ पे। अब 5 माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो गया, और नीचे भी -4 है तो ये भी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे हम, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये इनकी जो हर है वो बराबर है, तो हमने एक 4 ले लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये संख्या माइनस में है ये भी, तो कितना हो गया, -3। अब इधर वाली जो संख्या है वो भी माइनस में है, तो कितना हो गया, -3 और -5 कितना हो गया, -8/4। तो 4 से 4 दूनी 8, तो यह आएगा -2। तो इसका कौन सा है, -2 ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से 80 और 81 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे दी हुई है दो दो संख्याओं के जोड़ा, पहला है 81 और 83, वाह है 81 और 89, सा है 83 और 87, और दा है 83 और 89। अब इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और एक से कटें, उसके अलावा वो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 81 को, देखते हैं 81 किस संख्या से कट रहा है। तो 81 खुद से भी कट रहा है, ठीक है, खुद से तो सभी संख्याएं कटती हैं। अब ये और किसी भी संख्या से कट रहा है क्या इसके बाद, तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 7 21, 3 से कट रहा है और 3 संख्या से, तो इसका मतलब ये नहीं है अभाज्य संख्या। अब 83 देखते हैं, जब एक भी नहीं है तो हम दूसरी नहीं देख रहे। अब इसमें देखते हैं बा में, अब देखते हैं बा, तो बा में है 81, 81 कट रहा है 3 से, ठीक है, 27 बार। अब ये वाली संख्या देखते हैं 89 के 3 से कट रही है, 3 दूनी 6, 3 9 27, नहीं कट रहा, 29 बचेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक संख्या कट रही है और एक नहीं कट रही है, लेकिन दोनों संख्याएं अभाज्य चाहिए हमें, यहाँ पे एक भाज्य है और एक अभाज्य है। अब देखते हैं सा, ऑप्शन नंबर सा में अगर हम 83 को देखें तो इसको काट के देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा फिर 2 23, ये नहीं कट रही 3 से। अब ये वाली भी देखेंगे, 3 दूनी 6, 2 बची, 3 9 27, ये कट रही है 87 3 से, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं ये है, नहीं ये है। अब दा देखते हैं, 83 किसी से कट रही है, 3 दूनी 6, 23 बचा, 23 3 के बारे में नहीं आता है, 3 9 27, ये भी नहीं कट रहा है। 89 को देखेंगे तो 89 यहाँ भी देखा था हमने, लेकिन यहाँ भी नहीं कटा, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 29 नहीं कट रहा। तो जो अभाज्य संख्या है इसमें ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती संख्या मतलब कि उसके आगे आने वाली संख्या। तो 6 की अनुवर्ती क्या होती है, जो भी संख्या होती है अनुवर्ती में हम +1 लगाकर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7। तो इसकी अनुवर्ती संख्या क्या है, केवल 7, ऑप्शन नंबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ये x है, इस एंगल का हमें मान पूछा गया है।
तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लिया हमने AVC है और ये यहाँ तक D तक बढ़ा हुआ, ठीक है। अब ये त्रिभुज है, इसमें क्या है कि ये जो इसका 160 डिग्री जो है ये इसका बाह्य कोण है और बाकी जो है x और 51 ये इसके अंतः कोण है। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज में एक नियम होता है कि जो भी बाह्य कोण होता है त्रिभुज का वो उसके अंदर जो सामने वाले अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया 160 डिग्री बराबर जो अंदर के कोण है उसके सामने के अंतः कोण जो है उनके योग के बराबर होता है। तो कितना हो गया, अंदर के कोण कौन से हैं, इसके सामने वाले x डिग्री और 51 डिग्री। तो 160 बराबर x डिग्री प्लस 51 डिग्री। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 डिग्री माइनस तो माइनस 51 डिग्री। अब 160 में से इसे घटाएंगे हम 6 और ये 56 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 56 डिग्री। तो किस पे, ऑप्शन नंबर बाय इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऋण पूर्णांक संख्या है, मतलब कि जो ऋण भी हो और पूर्णांक भी हो। पूर्णांक मीन्स पूरा अंक। तो आ 3/5 पूरा अंक नहीं बनना, वाह -5 तो ये पूर्णांक है, मतलब कि ऋण पूर्णांक है, मतलब ऋण भी है और पूर्णांक भी है। तो ऑप्शन नंबर बाय इज द करेक्ट आंसर। 7 देखते हैं, 7 जीरो है तो जीरो एक पूर्णांक संख्या है, -7 √7 तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि शून्य एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या से अगर हम ये शून्य दिया हुआ है तो शून्य का गुणा करें तो वही संख्या आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करें तो वही संख्या आनी चाहिए। तो क्या वही संख्या आ रही है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम इस जीरो का गुणा करें तो क्या वही संख्या आएगी, नहीं। बल्कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब हम किसी भी संख्या में अगर जिस संख्या से गुणा करें और वही संख्या आए तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसमें क्या जीरो से अगर हम 1 में गुणा कर रहे हैं तो 1 आ रहा है क्या, नहीं, तो जीरो आ रहा है, इसीलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वैसे 1 होता है कि 1 को हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे जीरो के लिए पूछा है तो शून्य के गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए हमने एक संख्या रेखा खींच ली। यहाँ पे है 0, इधर पॉजिटिव संख्याएं हैं सारी, +1 +2 +3 और इधर है सारी माइनस में संख्या, -1 -2 -3। अब क्या -1 और +1 के बीच परिमेय संख्या देखनी है हमें। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या बना सकते हैं हम। परिमेय संख्या है वही जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम -1, तो -1 से पहले -0.5 भी आएगा तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो -1/2 भी है, -1/3 भी, -1/4 और ऐसे ही अगर पॉजिटिव पे लिखें तो 1/2 प्लस में 1/3, मतलब एक से कम जो वैल्यू है इधर भी -1 से पहले की जो वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ऐसी हमें इनफाइनाइट संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो इसका क्या है आंसर, आंसर नंबर द, मतलब कि अनंत संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। -1 और 1 के बीच कितनी संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, मतलब कि अनंत संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। -8 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि दो संख्याएं हों जो विपरीत चिन्ह की हो, एक ही जैसी संख्याएं हो और उनको जब हम जोड़ें तो वो 0 आना चाहिए।
वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर हम 8 में क्या जोड़ें जो कि जोड़ने के बाद 0 आए, तो -8 में क्या जोड़ें? तो -8 में +1 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा ना। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर आ 16 है, वहाँ में -16 है और इसमें 16 की पावर 1, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि -8 में जब हम +8 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो भी संख्या होती है उसके विपरीत चिन्ह के साथ जब हम कुछ जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0 आना चाहिए। तो इसका क्या होगा? वैसे योगात्मक प्रतिलोम +8 होता है किसी भी ऑप्शन में तो वह ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है -16 का योगात्मक प्रतिलोम है, वैसे यहाँ का वैसे यहाँ पे है ये, तो इसका क्या होगा? +16। तो इसका भी क्या है? योगात्मक प्रतिलोम होगा। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जब दो अनुपात समान होते हैं तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को हम समानुपात कहते हैं। मतलब कि जब दो अनुपात, जैसे A अनुपात B एक अनुपात हो गया, वैसे ही C अनुपात D, ये दोनों बराबर हैं तो समानुपात को इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसको हम समानुपात कहते हैं। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि जब दो अनुपात समान हो तो ऐसे संबंध को हम समानुपात कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:9 में, तो इसमें क्या देखेंगे समानुपाती पदों में? अच्छा, इसमें हमें देखना है कि मध्य पद कौन से हैं और बाह्य पद कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जो बाहर बाहर के पद होते हैं उन्हें हम बाह्य पद बोलते हैं, और जो अंदर अंदर के होते हैं उनको हम मध्य पद बोलते हैं। तो यहाँ पे 30 और 60 क्या है? मध्य पद है, और 20 और 90 बाह्य पद है। तो यहाँ पे देखते हैं 20 और 60 मध्य पद है, नहीं 20 और 60 मध्य पद नहीं है। 30 और 90 बाह्य पद है क्या? 30 और 90 नहीं, 30 और 90 बाह्य पद नहीं, बाह्य पद तो 20 और 90 है। ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। 20 और 30 बाह्य पद है क्या? 20 और 30 बाह्य पद है नहीं, 20 बाह्य पद है लेकिन 30 मध्य पद है। ऑप्शन दा देखते हैं। 30 और 60 मध्य पद है क्या? 30 और 60 मध्य पद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। 30 और 60 जो है मध्य पद है, जी हाँ 30 और 60 दोनों मध्य पद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द 30 और 60 मध्य पद है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है समानुपात का, कि जो बाह्य पद होते हैं, बाह्य पद बराबर मध्य पद, तो उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होना चाहिए। बाह्य पद और मध्य पद दोनों बराबर होंगे, उनका गुणनफल तभी समानुपात होगा, वरना समानुपात नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम करके देखें उस फॉर्मूले से कि जो बाह्य पद का गुणनफल होता है और मध्य पद का गुणनफल बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं क्या ये बराबर आ रहे हैं, लेकिन पहले भी लिख दिया है कि समानुपात नहीं है, क्योंकि तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है। तो इसका मतलब बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम चाहें तो देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये और ये क्या है? बाह्य पद है, और ये है मध्य पद। तो हम बाह्य पद का गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा 1000 बराबर मध्य पदों का गुणा कितना हो गया? 75 गुणा 500। तो ये कितना हो गया? 25,000। इधर 75 और इसके गुणा करेंगे तो 5 25, 2 5 7 35 और 2 37 और 2 0, तो ये बराबर नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है 6 और 54 का मध्य अनुपाती है। इसमें मध्य अनुपाती निकालना है। तो अनुपात और समानुपात में होता है कि जो मध्य अनुपात की जो वैल्यू निकालते हैं हम, उसमें क्या बनता है कि मान के चलिए कोई भी संख्या जो मध्य अनुपाती हमने x मान ली, तो क्या होता है x बराबर मध्य अनुपाती संख्या x बराबर अंडर रूट में जो दो वैल्यूज होते हैं उनका गुणनफल। जैसे ये दो वैल्यूज हैं यहाँ पे 6 और 54, तो जब मध्य अनुपाती निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मध्य अनुपाती क्या है x बराबर मान लिया हमने, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 24, तो 6 पंजे 30 और तो 32, 324 आ रहा है। अभी 324 किसका वर्गमूल है, 324 होता है 18 का वर्गमूल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो यहाँ पे मध्य अनुपाती क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 5:5 समानुपात x/45 में x का मान होगा, तो हम उसी से निकालेंगे समानुपात में कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना है 5 गुणा 54 बराबर मध्य जो मध्य पद है उनका 5 गुणा x। जो मध्य पद है वो क्या है 5 और x, जो बाह्य पद है वो कितने हैं 5 और 45। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर x बराबर हम निकालें तो क्या करेंगे, x बराबर ये 5 है, ये बटे में पहुंच जाएगा नीचे, इसके गुणनफल में है, और ये 5 गुणा 45, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना आ गया 45। तो x का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर 45। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है 9 12 18 का लासा होगा। तो ये लासा निकालने के लिए वैसे तो दो मेथड है, गुणनखंड मेथड भी है और एक भाग विधि है। तो हम इसे भाग विधि से करेंगे। तो यहाँ पे भाग विधि से कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 9 12 और 18। तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 से दिखते हैं, 2 से कुछ कट रहा है, यहाँ कट रहा है 12 और 18, तो 2 से काटेंगे। जो संख्या नहीं कटती है उसे जब लिख लेते हैं। यहाँ पे 12 कट रही है, 2 छक्का 12, यहाँ पे 18 भी कट रहा है, 2 ने 18। अब फिर देखेंगे 2 से कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है ऐसे लिख लिया, 2 तिया 6, 6 कट रहा है तो 2 तिया 6, 9 नहीं कट रहा तो लिख लिया। अब इसके बाद ये 3 से कट रही है संख्या, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 से कट रही है तो 3 एकम 3, 1 एक, जब तक काटते जब तक कि 1 नहीं आता है। बाकी जो संख्याएं आती हैं इसे काटने के बाद, जो ये संख्याएं यहाँ आती है उनका गुणनफल करके हम लिख लेते हैं, वही संख्या उन संख्याओं का लासा होता है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। तो इन तीनों संख्याओं का लासा कितना होगा, ऑप्शन नंबर 36। तो 9 12 और 18 का लासा क्या होगा 36। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के अपवर्तक है। अपवर्तक मीन्स फैक्टर्स, इंग्लिश में इसको फैक्टर्स बोलते हैं और इनको विभाजक भी बोलते हैं, विभाजक। तो 9 के विभाजक हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि विभाजक या अपवर्तक होते क्या हैं। तो अपवर्तक वह होते हैं जो उस संख्याओं को पूरा विभाजित कर दें, क्योंकि 9 को जो संख्या पूरा विभाजित कर देंगे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, तो वह संख्या 9 की अपवर्तक कहलाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, तो 1। उसके बाद देखेंगे हम कौन सी संख्या से कट रही है, ये 3 तिया 9, 3 से कट रही है। उसके बाद क्या 4 से कट रही है, नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी, 7 से भी नहीं, 8 से, 9 से, 9 से कट रही है। तो इसके जो अपवर्तक हैं वो होंगे 1, 3, 9। तो इस संख्या के जो अपवर्तक हैं वो 1, 3 और 9 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें किसी में भी नहीं है ये ऑप्शन, तो 9 के अपवर्तक होंगे 1, 3 और 9। तो इसका यही सही आंसर 1, 3 और 9, इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हम देखते हैं नेक्स्ट है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है जिन्हें हम एक से लिखना स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। तो जो होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम जीरो से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछिए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है एक है, एक क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है सर, ना तो भाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो एक को वैसे हम मानते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत मतलब जो क्रम से आए दो पूर्णांक संख्या जो क्रम से आते हैं उनका अंतर क्या होता है? मतलब कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो पूरा अंक होता है, जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5। अब जो क्रम से आ रहे हैं, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो इनका जो अंतर है वो क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है, सब में +1 हो रहा है, +1 +1 +1। एक में हमने एक जोड़ा तो 2 आया, 2 में +1 किया तो 3 आया, 3 में +1 किया तो 4 आया। तो क्या होगा? क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अंतर 1 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब कोई पूर्ण संख्या है, कोई होल नंबर है, उसमें से अगर हम जीरो को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या मान ली हम 2 ले लें, अगर 2 में से अगर हम जीरो को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सा, वही संख्या। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, जिन्हें हम एक से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिखते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर आ 5 व 3, 2/3, सा 5 -5/6 द रूट 3। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संख्या है ऑप्शन नंबर आ मीन्स 5। तो ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे यहाँ पे एक व्यंजक दिया हुआ है ये 1 - 8x, तो इसमें क्या करेंगे? जो भी x के गुणांक में होगा, जो भी चर राशि के गुणांक में होगा, उसका आधा करके फिर उसका स्क्वायर करके फिर ऐड कर देंगे, जोड़ने को बोला है। तो इसमें क्या करेंगे? जो x के गुणांक में क्या है? चर राशि के गुणांक में -8x, तो इसका आधा करेंगे पहले। इसका आधा कितना हो जाएगा? -4x। तो 4x जो -4x आया, अब इस -4x का हम स्क्वायर करके फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16x स्क्वायर। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ऑप्शन नंबर सा 16x स्क्वायर। अगर हम इसमें 16x स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका क्या? ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, x² - 4x - 5 के गुणनखंड है। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है ये x² - 4x - 5। तो यहाँ पे ये है a मान लिया, ये b पद मान लिया, ये c पद मान लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं? a और c की गुणा करते हैं, a गुणा c जितना भी आता है तो 5 गुणा, यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, ये जो x² है इसके गुणांक में जो भी संख्या होती है उस गुणांक की इस वाले c से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो कितना आ जाएगा? 5 × 1 5 आ जाएगा। बाकी जो b होता है
ये -4 है, इसका गुणांक दिखते हैं यहाँ पे, तो -4 है। अब ये जोड़कर या घटाकर -4 आना चाहिए, मतलब गुणा करके तो कितना आना चाहिए, 5। वह संख्या हमें लेनी होती है कि जो AC का गुणा करके तो 5 आए, मतलब x² और 5 जिसके गुणांक है A और C, 5 गुणा 1 गुणा करके 5 आए, और जोड़ने पर या घटाने पर 4 आए, लेकिन माइनस का आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या हमें लग रही है कि गुणा करने पर तो 5 आए। तो ऐसी संख्या लग रही है हमें कि 5 ले माइनस का गुणा और प्लस ले 1 का, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी 5 की अगर गुणा करें इसमें, तो 5 गुणा 1 -5 आ रहा है, ठीक है। और -5 से इसको हम घटा रहे हैं +1 को, अगर -5 से +1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। तो ये संख्या आ गई 5 -5 और +4। चलिए अब हम इस संख्या, अब इस समीकरण को तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, ये x² -4x -5, तो यहाँ पे x² हो गया। अब इस संख्या को तोड़ेंगे -4x को, तो इसको तोड़ देंगे हम -5x + x, 1x या +x माइनस ये 5, इसका 5 ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे हम, और इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे। तो इस संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, इस संख्या में हमें x कॉमन नजर आ रहा है, तो x लिख लिया। यहाँ पे जब हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x बचा, x² था, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो कितना बचा, 5। अब ब्रैकेट, अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में देखेंगे, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1। यहाँ पे कितना बचा, x -5। अब x -5 x -5 को एक बार लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, x + 1, और ये एक बार लिख लेंगे x -5। तो ये जो इसके गुणनखंड में क्या है, x + 1 और x -5, तो किसमें आ रहा है, x + 1 x -5। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, x + 1 और x -5 इसके गुणनखंड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर A 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसकी जो भुजा है, भुजा ए, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बराबर √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ये जो समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है ना, कई बार आता है, मैक्सिमम टाइम आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में या तेलुगु में। तो इसका फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा समबाहु त्रिभुज के एरिया का, तो कितना होगा, एरिया बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम भुजा की, तो कितना हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 4 से इसको काट देंगे, 25 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 तो 25। तो इसका क्या आ जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, 25√3, ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है πr²। तो r यहाँ पे क्या होती है, r होती है त्रिज्या, तो क्या है, ऑप्शन नंबर 7 πr²। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा।
मतलब कोई एक वृत्ताकार मैदान है, मान के चलिए ये मैदान है वृत्ताकार, कोई भी मैदान, और उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, जो सेंटर पॉइंट से और परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, मतलब आर से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने देखा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो लिख देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सॉरी, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो इसका स्क्वायर करना है तो 7 गुणा 7, एक सात से एक सात कैंसिल हो जाएगा, 22 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ से 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। तो एक वृत्ता यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 12 इसमें सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, घन के आयतन का सूत्र क्या है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, जैसे घन किस टाइप का होता है, इस टाइप का घन होता है, ऐसे हम घन बनाते हैं, तो घन की जो सारी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब उसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो इसमें क्या करते हैं हम, ए मतलब बेसिस, तो इसमें क्या कर देंगे हम, ए की पावर कितनी, 1 2 3, तो 1 क्यू, मतलब भुजा का इस भुजा की पावर 3, भुजा का क्यू। तो घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है भुजा की पावर 3। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर आ सही आंसर है, ए की पावर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पे है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। तो यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है और ये मध्य पद दिया हुआ है, लेकिन हमें तृतीय पद निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जो मध्य पद होता है, मान के चलिए x है, तो इसका उसका स्क्वायर बराबर बाकी जो पहला पद होता है गुणा पहला पद, मध्य पद हो गया पहला पद गुणा तीसरा पद। अब यहाँ पे हमें क्या है, पहला पद दिया हुआ है और मध्य पद दिया हुआ है, हमें यहाँ पे तीसरा पद निकालना है। तो ये मध्य पद है एक्स स्क्वायर, हमने मध्य पद मान लिया था, तो मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहला पद गुणा तीसरा पद। अब यहाँ पे मध्य पद क्या है, 40, तो 40 का कर देंगे हम स्क्वायर बराबर पहला पद क्या है, 16 गुणा तीसरा पद हमें निकालना है। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 बराबर 16 गुणा तीसरे पद को हम सी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो सी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सी बराबर ये गुणा में है तो ये भाग में पहुंच जाएगा, तो 1600 बटे 16, 1600/16, तो 16 से अगर हम इसको काटेंगे तो 16 आएगा, तो 100 आएगा, तो सी बराबर कितना आया, 100। तो सी मतलब तीसरे पद को हमने सी मान लिया था, तो इसका जो तृतीय अनुपाती होगा, ये तीसरा पद होगा, वह कितना होगा, 100। तो ऑप्शन नंबर 7 सही आंसर है। इस वाले फॉर्मूले से हम मतलब इस वाले फॉर्मूले से 2 पद तो दिए होंगे, हम एक पद कोई सा भी निकाल सकते हैं। जैसे पिछले था कि हमें मध्य पद निकालना था, पहला और तीसरा पद दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या हमें तीसरा पद निकालना है, मध्य पद और पहला पद दिया हुआ है। वैसे ही अगर मध्य पद और तीसरा पद दिया हुआ हो, फिर हमें पहला पद निकालना हो, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, मतलब कि मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहला पद गुणा तीसरा पद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। ऑप्शन ए सजातीय व्यंजक है, या विजातीय व्यंजक है, या इनमें से कोई नहीं, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब सजातीय और विजातीय पद देखते हैं हम व्यंजक में, तो देखते हैं कि जो बीजीय गुणांक होते हैं उनको देखते हैं। बीजीय गुणांक मतलब कि जो चर राशियां होती हैं, चर राशि में जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो यहाँ पे चर राशियां क्या है, एक तो x है और y है। तो यहाँ पे जो चर राशियां हैं जब एक जैसी होती हैं तो वह सजातीय व्यंजक होता है, और वहीं जो चर राशियां होती हैं
अलग अलग होती है तो विजातीय पद होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो ये दोनों अलग अलग चर राशियां हैं, तो ये एक विजातीय व्यंजक है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, विजातीय व्यंजक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2y+3 एक विजातीय व्यंजक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 9y² प्लस 4y+8 कैसा व्यंजक है। इसमें भी वही देखेंगे हम चर राशियां, मतलब जो बीजीय गुणांक है। तो बीजीय गुणांक क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे बाई। तो क्या है यहाँ पे सब एक जैसे हैं, तो यहाँ भी भाई इस भाई है, यहाँ भी भाई है, पॉवर चाहे कितनी भी हो उससे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो राशियां हैं चर वो एक जैसी होनी चाहिए। और इनके जो गुणांक होते हैं संख्यात्मक गुणांक, जैसे यहाँ पे 9 है, इसका गुणांक यहाँ पे 4 है, ये भी चाहे कुछ भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई, तो ये दोनों एक जैसी चर राशि, तो ये एक सजातीय व्यंजक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही आंसर होगा, क्योंकि 9y² प्लस 4y+8 एक सजातीय व्यंजक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, समीकरण में पक्ष होते हैं। कोई भी समीकरण होती है तो उसमें क्या पक्ष होते हैं, तो उसमें दो पक्ष होते हैं। मान के चलिए जैसे x² प्लस 2x बराबर 4, तो यहाँ पे दो पक्ष होते हैं किसी भी समीकरण में, मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है 3x² प्लस 5x-2 व्यंजक कैसा समीकरण है। जब हम ये देखते हैं कि वो कैसा समीकरण है, जैसे कि द्विघात समीकरण है, y सरल समीकरण है, n घात समीकरण है या द्विघात समीकरण है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चर राशियां होती है उनकी पावर कितनी लगी हुई है। जितनी पावर लगी हुई होती है मैक्सिमम, वही उसी घात का वह समीकरण होता है। तो यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ सही आंसर है। 3x² प्लस 5x-2 द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर आ सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है x प्लस 1 की पावर 3 बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 3, तो ये क्या होगा द्विघात, त्रिघात, सरल या n घात, तो ये एक त्रिघात समीकरण होगा। मतलब इसकी पावर 3 है तो ये त्रिघात समीकरण होगा। अगर इसकी पावर 2 होती तो ये द्विघात समीकरण होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by के गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे इक्वेशन है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो एक जैसे पद है उन्हें हम एक जगह रख लेंगे। जैसे ये ax है, ये ay है, तो ax माइनस ay इनको एक जगह रख लिया, और प्लस vx माइनस by इनको एक जगह रख लिया। मतलब कि जिन जिन योग को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है x माइनस वाई, ए कॉमन लेने के बाद प्लस यहाँ पे कितना कॉमन बच रहा है, अगर हम यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है b, यहाँ पे b कॉमन लेंगे हमें क्या बच रहा है x और इधर y, तो x माइनस वाई। अब ये दोनों एक जैसे पद हो गए तो इन एक बार लिख लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, और ये कितना बचा a प्लस बी, तो a प्लस बी और ये x माइनस वाई। तो इनके जो गुणनखंड है वो क्या आएंगे a प्लस बी और x माइनस वाई। तो a प्लस बी और x माइनस वाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन आ में नहीं है, वाह। a प्लस बी और x माइनस वाई, तो a प्लस बी और x माइनस वाई है ऑप्शन नंबर सा। तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है x² माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड हम कैसे करते हैं, वैसे ही पहले देखा था मैंने कि जैसे इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो a और c की गुणा करेंगे। तो a c की गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी, तो गुणा करने के बाद संख्या जैसे यहाँ पे है ए सी कितना हो रहा है, इसके गुणांक कुछ भी नहीं है, एक मान लेते हैं, तो 7 की गुणा 1 से करिए तो कितना आया 7, मतलब गुणा करके 7 आए। और जो माइनस 8x मतलब माइनस जोड़ के या घटा के माइनस 8x आए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो गुणा करके तो 7 आए,
और घटा के या जोड़ के 8 आए, तो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या होगी। गुणा करके तो 7 आ रही है, तो 7, तो ऐसी संख्या हमें लग रही है 7 गुणा 1, मतलब -7 और -1, कि अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 -7 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस के साथ। अगर हम इनको जोड़ेंगे -7 माइनस प्लस -1 को, तो कितना आएगा, -7 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8। मतलब माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो माइनस में ही आता है, तो -8। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं फिर। यहाँ पे x² -8x को तोड़ेंगे हम -7x -1x में, x लिख लें या 1x एक ही बात है, +7। अब इसमें इन दोनों पदों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से x कॉमन मिल रहा है इन दोनों पदों में, तो यहाँ कितना बचा, x² था, x माइनस, यहाँ x कॉमन आ गया तो 7। अब यहाँ पे x + 7 क्या कॉमन है, -x + 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह है, अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होती है, माइनस, तो x -7 हो गया। अब यहाँ पे x -7 को कॉमन ले लिया, x -7 कॉमन ले लिए, अब क्या बचा, x -1, तो इसके जो गुणांक है वो आएंगे x -7 और x -1, या फिर x -1 लिख लो पहले, x -7 बाद में। तो क्या होगा, आ में क्या है x माइनस, लेकिन x -7 नहीं, x +7 है, बा में भी नहीं है ऐसा, ऑप्शन x -1 और x -7, तो ऑप्शन नंबर 7 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है 6x² -x -15 के गुणांक है, गुणनखंड है, तो वैसे ही करने हैं। इसको हमने a मान लिया, इसको b, इसको c। अब a से की गुणा करेंगे तो a से की गुणा कितना हो जाएगी, 15, यहाँ पे 6 है तो 15 चौका 90, 90 हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस में 90 आना चाहिए। अब ये है -x, माइनस में जोड़ के घटा के हमें माइनस मिलना चाहिए, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं हमें, लेकिन हमें माइनस मिलना चाहिए, और गुणा करके हमें 90 मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 90 को अगर ऐसे तोड़े तो ऐसी आ जाएगी -10 और गुणा 9, -10 और प्लस का 9, क्योंकि अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो ये -90 आ जाएगा। अब वैसे ही -10 और इसको जोड़ेंगे हम तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -10 बड़ा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जो रिजल्ट आता है वो जो भी संख्या बड़ी होती है जिस चिन्ह के साथ वही चिन्ह आता है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस के साथ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए फिर इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड 6x² -x -15, तो यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे, 6x² लिख लिए। अब हम यहाँ पे -x को लिखेंगे -10x + 9x, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -x। अब -15 का जगह तो लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे हम, और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें, इन दोनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है x तो आ ही रहा है, फिर उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है, 2 से ये भी संख्या कट रही है और ये भी, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 × 6, यहाँ पे 3x बचा, -2 × 5 = 10, यहाँ पे 5 x तो आ ही गया, तो 3x - 5 प्लस इन दोनों संख्या में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों संख्याओं में हमें 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 संख्या 9 को भी काट रही है और 5 को भी, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। x यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा, और -3 × 5 = 15। अब 3x - 5 यहाँ है, 3x - 5 यहाँ है, तो 3x - 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, और बाकी क्या संख्या बची, 2x यहाँ बचा और +3, इसके गुणनखंड आएंगे 3x - 5 2x + 3, तो देख लेते हैं 3x - 5 कहीं है, 3x - 5, जी हाँ 3x - 5 और 2x + 3, 2x + 3, तो ये है ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर है। मतलब कि 6x² - x - 15 के जो गुणनखंड आएंगे वो 2x + 3 3x - 5 होंगे। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 46 में है √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट वाली संख्या को नहीं लिख सकते हम, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन √4 की जो वैल्यू है वो 2 होती है, मतलब 2 का रूट क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये रूट में है तो 4 का क्या होगा 2। तो ये तो 2 हो गए, यहाँ पे 0.4, तो ये भी मतलब अंडर रूट में है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो √4 एक परिमेय संख्या है, मतलब इसको अगर 2 आई है तो हम इसको परिमेय रूप में लिख सकते हैं 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक को अगर किसी के बटे में लिखेंगे तो इसलिए √4 एक परिमेय संख्या है। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या करना है, मैं 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो जो दशमलव से पहली संख्याएं होती हैं उनका तो हम वैसे स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे कि अगर इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करके लिख देंगे, दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करके लिख देंगे। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो दशमलव के बाद पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं हम 10वां, उसके बाद जो दूसरी संख्या होती है उसको बोलते हैं हम 100वां, 100वें स्थान पर, और तीसरी संख्या होती है उसको बोलते हैं 1000वें स्थान पर। तो यहाँ पे 2 कौन से स्थान पर है? 2 है 100वें स्थान पर, इसका मतलब है कि 2/100, वहां पर हम गुणा करते हैं अगर सैकड़ा के स्थान पर आती है, तो यहाँ पे हम इससे भाग करते हैं। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/100, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 0.02, मतलब एक दो अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 2 जीरो है तो इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 0.02 हो जाएगा। तो इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर।